चलो यार, ये एक प्लेलिस्ट में तैयार करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम के लिए, तुम लोगों के लिए। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों में रहेगा। और दो प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? उसका एक रीज़न अगर आप दे देते तो बहुत अच्छा रहता। याद रखो, जब आप 12th से पास करके आते हो और जब बीटेक ज्वाइन करते हो, तो 12th में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ते तो हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि उसको यूज़ कहाँ करेंगे। अगर मैं उस चीज़ को पहले से तुमको बता दूं कब कौन कहाँ यूज़ होगा और उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, तो तुम्हारे लिए चीज़ें और आसान होने वाली है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम में एक प्यारी सी चीज़ यूज़ होती है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक है तो बहुत आसान, लेकिन हम जैसे गधों को अगर क्लियरिटी के साथ एक छोटी सी चीज़ में या छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा दिया जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा दिया जाता है। हमें आता तो है सॉल्व करना, लेकिन हमको मीनिंग समझ में नहीं आता आखिर क्यों कर रहे हो और क्यों आप इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम में यूज़ करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्यों ही करना। ये अगर आप मुझे बता दो तो मेरे लिए काम आसान है। मैंने अभी तक का पढ़ाने का एक्सपीरियंस उसमें जो ऑब्जर्व किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो? जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है वहाँ परेशान हो जाते हो। कब यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, कब नहीं यूज़ करना है, वहाँ समझ में नहीं आता तुम लोगों को। तो मैं ये सारी चीज़ें इस बार पहले से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुमको और इंटरेस्टिंग बना के उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, सर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो, आपने बोला कि आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम में एक प्यारी सी चीज़ होगी जिसको बोलते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स का एक छोटा सा यूनिट है, आप उसको यूज़ करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम में। और यही रीज़न है कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम पढ़ाने से पहले आप चाहते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए, जैसे मुझे जब यूज़ करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आसानी से यूज़ कर लूँ। और तो और उसके कुछ प्रॉपर रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, वो भी आप मुझे सिखाना चाहते हो इसी वीडियो के थ्रू, जिससे मैं जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखूंगा उस यूनिट में इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा मैं बहुत ईजिली उसको कर लूँगा। तो सबसे पहला सवाल, आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कब, क्यों और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनना। ये तुम्हारी कहानी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली है। जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन होंगे दाएं बाएं इधर उधर, वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। तो हुआ क्या, एक ये लगभग 1500 के आसपास की बात है। देखो डेट लिखी हुई है जानबूझ के, कहानी है तो थोड़ा डेट स्पेसिफिक होनी चाहिए। 1539 के आसपास की बात है। एक साइंटिस्ट थे गेरोलेमो कार्डिनो। उन्होंने एक रूल दिया था, उन्होंने एक चीज दी थी जिसको उन्होंने बोला था ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उन्होंने रूल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, क्यों दिया? क्या जरूरत पड़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने की, या वर्ड बोलो इन्वेंटेड। ही वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने ऐसा क्यों किया? अगर आप मुझे ये थोड़ी सी चीज बता दो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, इन भाई साहब ने क्या बोला, इन्वेंट किया कॉम्प्लेक्स नंबर। होता क्या था, आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, उनको सॉल्व किया जाता था। सॉल्व करने के बाद उन पॉलिनोमियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले जाते थे। तो हुआ क्या, ढेर सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन थे, उन सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे लोग, सॉल्यूशन निकालते थे। देखा ये गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्यूशन निकालते समय कि एक भाई साहब थे, जो ये भाई साहब हैं वो ये थे -1 अंडर रूट। देखा ये गया कि जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व करा जा रहा था, करते समय ये एक बंदा आता था उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में सॉल्व करते समय अंडर रूट ऑफ -1, और जब भी ये इक्वेशन बन जाता था अंडर रूट ऑफ -1 तो लोगों को समझ नहीं आता था कि अब क्या करना है, और वो बोल देते थे कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
अंडर रूट -1, मतलब निगेटिव का अंडर रूट आ गया है, अब वो सॉल्व फर्दर नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें थोड़ा बहुत कहानी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्यों? इसका मतलब इस भाई साहब ने कहीं ना कहीं जब भी ये एक्सप्रेशन आएगा या ये भी ये बनेगा निगेटिव ऑफ अंडर रूट, तो उन्होंने बोला जिस भी एक्सप्रेशन में, जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ बने उसको आप आई से डिनोट कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने बोला कि जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय अंडर रूट -1 आए या निगेटिव ऑफ अंडर रूट आए, उसको आई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और उन्होंने बोला ये जो आई है वो कुछ और नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका दूसरा नाम भी बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और जब उन्होंने ऐसा किया उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी वो बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। और ये है इनका योगदान हमारे मैथमेटिक्स में। सोचो, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व ही नहीं की जा पा रही थी, उन्होंने एक छोटा सा आई एक्सप्रेशन इन्वेंट किया, बोला कि मान लो फॉर द टाइम बिंग। उनके इस छोटे से मानने ने इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्यों जरूरी है? जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, अभी आओगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे बहुत ढेर सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, वो तुम्हें बाद में समझ आएगा। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर था क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है नहीं, बेसिकली एक तरीका है जो इन्वेंट किया इस भाई साहब ने। और उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है, अगर उसमें अंडर रूट ऑफ नेगेटिव भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रिप्लेस दैट अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म बाय यूजिंग आई। एक और छोटी सी चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो अंडर रूट ऑफ -9 लिखा हुआ है, इसको कैसे रिप्लेस किया उन्होंने, देखना ध्यान से। आप अच्छी तरीके से जानते हो ये जो 9 होता है उसको लिखा जा सकता है -1 और 3⁻² और अंडर रूट। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 3 को बाहर ले लूं तो देखो अंडर रूट -1 अंदर आया, इसको लिखा जा सकता है 3i। गेम समझ में आया? उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला था कि अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, उन्होंने ये बोला था किसी भी निगेटिव के अंडर रूट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन टर्म ऑफ आई रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये बहुत प्यारी सी चीज उन्होंने बोली थी, टू फर्दर सॉल्व एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिससे हमें एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता था। और आपके इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम में जब आप यूनिट नंबर 2 पढ़ोगे, जब आपको इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, उसमें आप देखोगे जो आपका रिएक्ट इम्पीडेंस होता है ड्यू टू इंडक्टेंस, इम्पीडेंस होता है ड्यू टू कैपेसिटेंस, वो उसमें जे या आई का टर्म आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। और उस समय आपको इसको यूज करना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो इसके बाद बताता हूँ। लेकिन ये समझ में आ गया होगा कि इन्होंने आखिर किया क्या था और कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में आया क्यों, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? ये एग्जिस्टेंस में जब आ गया तो सोचो उन्होंने कब और कैसे एग्जिस्टेंस में आया था, ये भी देखो। 1539 में इस भाई साहब ने एक बुक प्रपोज्ड की थी। 1545 में, मतलब 6 साल बाद उसकी एक बुक पब्लिश हुई। इस भाई साहब की एक बुक पब्लिश हुई और जिस बुक में ये सब लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने ये सारा चीज 1539 में लिख लिया था, सॉल्यूशन निकाल भी लिया था, उन्होंने कम्युनिकेट किया, बुक पब्लिश हुई है 1545 में। और जब बुक पब्लिश हुई तब लोगों ने बोला हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, ये तो सोल्यूशन जो हमको नहीं मिल पा रहा था, ये तो एक छोटी सी चीज़ ने हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया।
कितनी अच्छी चीज है, क्या किया उसने, कुछ किया थोड़ी, लेकिन सोचा, इन्वेंट किया कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हाँ उस बंदे ने ऐसा करने से एक बहुत अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। मतलब तुम ही सोचो, अगर किसी इंसान को यूज करके आपका काम हो सके, इसको इनडायरेक्टली वे में बताऊं तो अगर छोटोगे तुम, कोई भी चीज हो जो तुमको दिखती तो नहीं है, लेकिन उसके प्रेजेंस से, जैसे होता है तुम लोग मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन दिखता तो है नहीं, लेकिन मोटिवेशन से कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। वही है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक प्यारा सा ऐसा चीज, प्यारा सा एक सा तरीका जिससे हमें चीजें और आसान हो सकती है, सोल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, जब इन्होंने बुक पब्लिश कर दी 1545 में, फिर इसके बाद और लोग आए, उन्होंने कहा मेरे पास ढेर सारे रूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लीकेबल होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी रूल्स हैं, वो मैं तुमको बताता हूं। याद रखना, इसके बाद लोग आए मार्केट में, जब इसने प्रोड्यूस कर दिया, जिसने प्रपोज कर दिया, जब इसने इन्वेंट कर दिया, तब लोग आए मार्केट में, उन्होंने बोला ढेर सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैं तुमको बता रहा हूं और यूज होगा वो आपके यूनिट नंबर 2 में, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम। पहली बात, कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, आप जरा मुझे समझाओ सर। देखो भाई साहब, अगर तुम देखो, आई को रिप्लेस किससे किया था उसने, अंडर रूट ऑफ -1 को उसने आई बोला था। अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1? गेम समझ में आ रहा है? क्या किया, इसका मतलब आई की जगह पे तो -1 लिखा उसने अंडर रूट, लेकिन अगर आई स्क्वायर की तुमसे कोई वैल्यू पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। क्या प्रॉब्लम है? सो दिस इज योर रूल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर 1, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? और इसके बाद उसने बोला कि अब जो भी ये आई तो लिख दिया, फिर उसने बोला कि अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो रिप्रेजेंट होगा जेड से। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज बाय जेड, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। उन्होंने प्रॉपर्टीज देना शुरू किया, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो जनरली रिप्रेजेंट होगा जेड से। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें दो पार्ट हो सकते हैं, रियल पार्ट भी हो सकता है प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। उसको ऐसे लिखा जा सकता है, रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो ए प्लस आई टाइम्स बी। सो तुम देखो, ये आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये आपका जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जो आई है वो है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, वही जो आई उन्होंने दिया था भाई साहब ने, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, बाई जेड। उसमें रियल पार्ट भी हो सकता है प्लस आई टाइम्स बी इमेजिनरी पार्ट। तुम अगर ये सोचो, मान लो कोई ऐसा जेड दिखे तुमको जिसमें ये ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। लेकिन अगर जेड है और उसमें ये बी ना हो, तो तुम सोचो आई बी अगर 0 है तो कुछ भी हो सकता है, तो बचेगा सिर्फ रियल पार्ट, तो वो रियल पार्ट ही रहेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दोनों चीजें होनी ही होनी चाहिए, या तो आपका ये अगर खाली यही बचता तो कोई मतलब नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये एक प्यारी सी प्रॉपर्टीज है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की, और ये हम लोगों को यूज करेंगे आगे। फिर जब लोगों ने बोला यार ये तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, चलो कुछ और प्रॉपर्टीज भी दिखाओ कि और प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज और भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड से रिप्रेजेंट होता है और जिसमें ए रियल पार्ट है और आई टाइम्स ये जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है, आई के साथ जो भी होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो उसको एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। जो कॉन्जुगेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए माइनस आई टाइम्स ऑफ बी। और जानते हो एक चीज और देखी गई, जब जेड और जेड कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया गया ना, तो आपका एक्सप्रेशन आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सॉरी,
जब z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया गया ना तो एक्सप्रेशन आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तुम्हें दिख रहा होगा ये प्योरली क्या है, ये एक प्योरली रियल नंबर है। मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके सॉल्यूशन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में अगर आपको चाहिए रियल नंबर ही, तो देखो z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से हमें रियल नंबर मिल जाता है। और ये बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका z है, और अगर आप z का मॉड ले लीजिए, मॉड ऑफ z ले लीजिए, तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है z मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज योर प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है, i के साथ जो भी एसोसिएटेड होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट जो होता है वो a माइनस आई बी होता है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा हमेशा, वो भी इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको एक और प्रॉपर्टी होगी, अगर आप इसका मॉड ले लीजिए, मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन ये आपकी रियल नंबर है। और ये जो आप देखोगे, इसको अगर मॉड का इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम अगर ध्यान से देखो, z और z कॉन्जुगेट इज नथिंग बट मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, सर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इज नथिंग बट z इनटू z क्रॉस, एंड दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये एक प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि अगर आप मॉड ऑफ z ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा। तो रियल नंबर, कोई इमेजिनरी टर्म नहीं आएगा उसमें। z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको रियल नंबर मिलेगा, जो कि सेम होता है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ हम लोग यूज करेंगे इसको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहाँ यूज करोगे सर? यूनिट नंबर 2 AC सर्किट में यूज करोगे आप। ये एक प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है। ये तरीका हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो 2-3 और प्रॉपर्टीज है, वो भी बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता सर, क्योंकि वो भी यूज होगा, ठीक है। चलो कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो भी आप यूज कर लो। अब जानते हो क्या होगा? अगर आपका z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा हुआ है, और इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने बोला रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया गया था रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म भी रिप्रेजेंटेशन होता है। पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z एंगल ऑफ दिस इज 5। यहां पे इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर नथिंग बट मॉड ऑफ z एंड दिस इज नथिंग बट द एंगल। तो अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें ये होता है मैग्नीट्यूड और ये होता है एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सर अगर ये z है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो अभी तुमको अभी भी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है जिसमें मॉड ऑफ z की वैल्यू बताई गई है। मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होती है बस लिख देना है। सो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एंगल होता है वो होता है tan इनवर्स b बाई a। tan इनवर्स b बाई a मीन्स इमेजिनरी पार्ट। देखो ध्यान से, इमेजिनरी पार्ट मैंने यहाँ लिखा है एंगल के अंदर, और जो आप देखो ये रियल पार्ट है वो देखो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर इसका तुम फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ z, और फाई की जगह पे क्या लिखना होगा? tan इनवर्स b बाई ए। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सर, जब भी आपको मॉड ऑफ z की वैल्यू पूछी जाएगी वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब अभी आपको फाई की वैल्यू पूछी जाएगी तो फाई की वैल्यू आप निकालोगे क्या? इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्या होगा। शॉर्टकट होगा रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का
होल स्क्वायर कुछ भी हो। तो देखो मॉडुलस ऑफ जेड और फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है पोलर फॉर्म का। मॉडुलस ऑफ जेड एंगल फाई। मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, जो भी हो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाई की वैल्यू होगी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो एंड रियल पार्ट कुछ भी हो। तो ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुमको सोच रहे होगे कि सर मुझे आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म भी पढ़ा दिया, आपने मुझे पोलर फॉर्म भी पढ़ा दिया, क्यों पढ़ाया है उसका भी रीजन बताओ, क्यों अभी बता रहे हो ये सब, क्या ये सारी चीजें यूज करोगे आप? बिल्कुल, जो भी लाइन एक एक लाइन में जो लिख रहा हूँ वो सब मैं यूज करूंगा आपके इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम। चलो ठीक है सर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, मैं कब और कहां रेक्टेंगुलर यूज करूंगा और कब पोलर यूज करूंगा वो भी तुमको बताना चाहता हूं, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला या मत भूलना, याद रखना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बाद में समझाएंगे कि क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं रेक्टेंगुलर और पोलर। सर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है i टाइम्स 4, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 2 लिखा हुआ है माइनस j टाइम्स, j की जगह पे i लिखो, i कभी कभी j भी लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है। सर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको पता है कि आपने अभी भी बताया कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, लफड़ा नहीं है। सर इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ये कहता है, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि आपको लिखना है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड और एंगल क्या होना चाहिए, फाई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पोलर फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मॉडुलस ऑफ जेड होगा और एंगल क्या होगा, फाई। और अभी अभी आपने बताया कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है सर, 2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है, तुम जरा ध्यान से देखना, इमेजिनरी पार्ट कौन है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर, देखो ये, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 16, दिस इज योर अंडर रूट, सो अंडर रूट 20 इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। सर एंगल फाई की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना तो। सर फाई होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट 2, तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 2। कैलकुलेटर से निकाल देना, tan इनवर्स 2 की वैल्यू कुछ आएगी तो जो फाई होगा उसका कुछ एंगल आएगा, ठीक है। तो अगर ये तुम देखो तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू होगी, अगर मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा अंडर रूट 20 और एंगल होगा आपका tan इनवर्स 2। ये आपका निकल गया पोलर फॉर्म में। सर उसी तरीके से सेम यहाँ आ जाइए, गलती करोगे कहाँ बता रहा हूँ, गलती करते हैं हम लोग इमेजिनरी फॉर्म, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट देखने में। चलो ठीक है, यहाँ आते हैं सर, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी बताना जरा। रियल पार्ट क्या है, 2 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ गलती करोगे। तो तुम देखो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे i के साथ क्या लगा हुआ था, 4, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे i के साथ क्या लगा हुआ है, तो i के साथ 4 नहीं है, i के साथ -4 है। तुम अगर ध्यान से देखो ये ऐसे लिखा हुआ है प्लस i -4, देखो इमेजिनरी पार्ट i के साथ 4 नहीं है, -4 है, यही गलती करते हो तुम लोग। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वहां पे 4 नहीं है, -4 है, इसका मतलब -4 का होल स्क्वायर। और अगर उसको देखोगे तो उस हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा और इसका 4 तो ये 20 होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, एंगल में। देखना पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या था 4, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 और रियल पार्ट क्या है 2, तो तुम देखो एंगल क्या आ रहा है tan इनवर्स -2 और यहाँ पे एंगल क्या आ रहा था tan इनवर्स 2। तो देखो यहाँ का जो फेस एंगल होगा वो tan इनवर्स -2 होगा, यहाँ का जो एंगल होगा वो tan इनवर्स 2 होगा, वो कैलकुलेटर से निकालोगे तो कुछ वैल्यू आएगी उसी तरीके से। लेकिन मॉड की वैल्यू सेम है, देखो मॉड जेड की वैल्यू 20 कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन।
कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर आपने समझा दिया, कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर आपने समझा दिया। कब अब तुम कह रहोगे ना कि सर दोनों क्यों पढ़ा रहे हो, दोनों मेथड क्यों पढ़ा रहे हो, तो उसका रीजन अब सुनो, ठीक है। क्या रीजन है उसका कि रेक्टेंगुलर और पोलर आपने क्यों दोनों पढ़ा दिया। देखो क्या होता है ना, कभी कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना पड़ सकता है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल Z1 मान लो ये है 2 + J4 और Z2 आपका है 4 - J2, ठीक है, ये है। तो अब Z1 और Z2 है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, Z1 का जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ Z1 का मॉड, और जो एंगल होगा वो क्या होगा φ1, कुछ भी tan इनवर्स समथिंग। सिमिलरली जो Z2 का पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा वो मॉड ऑफ Z2 होगा और एंगल क्या होगा समथिंग φ2। जो पोलर रिप्रेजेंटेशन उसका होगा ये इस तरह कुछ दिखेगा और इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह दिखेगा। तुमको पता है मॉड ऑफ Z1 कैसे कैलकुलेट किया करना है, तुमको पता है φ1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तुमको पता है, मैं भी कैलकुलेट करके दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ ये तरीका है। अच्छा, जानते हो जब कभी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो याद रखना, जब भी एडिशन की बात होगी तो रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है। जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप कोशिश करो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो। और जब भी आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना हो, उस समय कोशिश करो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो वो इस फॉर्म में हो, तो ज्यादा आसान हो जाता है। होता है, ऐसा नहीं है वो नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी हो जाता है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, और बहुत आसान हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो तो। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म या कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा क्यों यूनिट नंबर 2 में, वो अलग चीज है। यूनिट नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनेगा वो बताऊंगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो जब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो देखो क्या होगा, जब आपको Z1 और Z2 को ऐड करना होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो जरा ध्यान से देखना। रिजल्ट होगा 2 + 4 + J टाइम्स 4 - 2। देखो ध्यान से, रियल पार्ट का रियल पार्ट से एडिशन हो गया, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से एडिशन हुआ है। देखो आसान है। तो जो रिजल्ट आया वो क्या बनेगा, वो रिजल्ट होगा 6 + J2। आ गया ये आपका Z एडिशन। सिमिलरली अगर आप Z सब्ट्रैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या निकालना चाहते हो, Z1 - Z2 निकालना चाहते हो, Z2 - Z1, वो तुम्हारे ऊपर है। सर मैं Z1 - Z2 निकालना चाहता हूँ, तो 2 - 4 दैट मीन्स -2 प्लस J की वैल्यू, मतलब J नहीं बेसिकली I लिखा है मैंने। अच्छा J लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, J और I सेम ही होता है। इमेजिनरी नंबर I से रिप्रेजेंट भी होता है, J से भी रिप्रेजेंट होता है। J, अब बताओ 4 - 2, अब ये खुद ही -2 है तो वो क्या हो जाएगा +6। क्यों, तुम जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था 4 माइनस करना था किससे, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या था 2 नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट है -2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट है 4, इसका इमेजिनरी पार्ट है -2। तो तुम्हें पता है 4 + 2 दैट मीन्स 6, और इसीलिए आपने इसको 6 लिखा है। तो इसका मतलब एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो तो कुछ करना ही नहीं है सर। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करो और रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई लफड़ा होता नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, अच्छा डिवाइड और मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा आसानी से। तो इसीलिए डिवीजन और मल्टीप्लाई अगर करना हो तो इससे आसान बन जाता है। उसका रूल आप बता दो सर कैसे इजी होगा। रूल ये कहता है कि अगर आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स φ1 φ2, जो एंगल इसका होगा प्लस इसका एंगल।
मान लो 30 हो, ये मान लो 30 हो, तो पूरा टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा 60। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो कितना आसान है। मतलब अगर इस फॉर्म में लिखा है तो मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, कोई लफड़ा ही नहीं है सर अगर डिवाइड करना हुआ तो सर Z1 माइनस Z2 अगर आप करना चाहते हो तो होगा क्या कि मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2 कर दो, और जो एंगल होगा वो क्या होगा φ1 माइनस φ2। देखो ध्यान से, इसको डिवाइड किया इससे तो देखो φ1 ऊपर है तो φ1 रहने दिया, जो नीचे है अगर उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा φ1 माइनस φ2 होगा। सर इसका उल्टा अगर होता तो सर अगर Z2 माइनस Z1 करना होता तो मॉडुलस ऑफ Z2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z1, और जो एंगल होता अब वो φ2 माइनस φ1 हो जाता। तो तुम देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान है इससे, और डिवाइड करना कितना आसान हुआ, और ये रूल भी बता दिया मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमको रूल भी बता दे रहा हूँ कि जब ऐसा कभी आएगा ना यूनिट नंबर 2 में तो तुम तुरंत 2 मिनट के अंदर कर देना, क्योंकि 2 मिनट के अंदर तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए और ये सब चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज या रूल्स सबको पता होने चाहिए उस समय, और उसमें जब पता नहीं होते तो फिर आप लोग फंस जाते हो। तो ये देखो छोटे से रूल्स हैं, यही आपका यूज होता है आपके यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, तुम्हें पूरी कहानी क्लियर हो गई क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया गया था, जस्ट टू सॉल्व द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में जब इंडक्टर आएगा, कैपेसिटर आएगा, वो यूज होता है तो उसके अंदर इमेजिनरी टर्म आने लगता है। इमेजिनरी टर्म अगर आने लगा है तो इमेजिनरी टर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। वो जो रूल्स और प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा ये रूल की ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, और अगर आपको ऐड करना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अगर आपको डिवाइड और सब मल्टीप्लाई करना है तो किस फॉर्म में रखने से आसानी होगी, इस फॉर्म में रखने से आसानी होगी, और इस वाले से इस फॉर्म को बनाना कितना आसान है वो तुम्हें पता है। क्योंकि अगर इससे यहाँ जाना है तो सिर्फ सिर्फ क्या करना है, मॉडुलस ऑफ Z1 कर लेना है, और एंगल आपको पता है φ1 कैसे कैलकुलेट होगा, φ1 इज नथिंग बट द tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ये आपने प्रॉपर्टीज, ये रूल्स आपने बता दिए। ठीक है, क्लियर है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा जो मैं यूनिट नंबर 2 में यूज करूंगा, और इसके पहले आपको ये सारे रूल्स याद होने चाहिए। सर एक काम करो, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल लेके ये थोड़ा अगर करा देते तो और मजा आ जाती, हम लोगों को और क्लियरिटी मिल जाती। ठीक है, देखो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल लूंगा जिसमें कैलकुलेशन आसान हो। सर एक काम करो, ऐसा ले लो, सर Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आई, सर Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 2i। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड Z1 प्लस Z2, फाइंड Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अगर ये क्वेश्चन अब तुमको कहीं पे पता पड़ा तो अगर आपसे उसने एडिशन सीधे सीधे पूछ लिया है तो यार ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया ही हुआ है, एडिशन पूछा हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर सिंपली क्या होगा, इमेज रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट 1, इसका रियल पार्ट 2 प्लस आई टाइम्स इसका इमेजिनरी पार्ट 1, इसका इमेजिनरी पार्ट 2। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 प्लस 3i। सो दिस इज योर आंसर। सर अगर एक क्वेश्चन में इसने ऐसा पूछा है, अगर ऐसा पूछा है तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से काम नहीं चलेगा। किस फॉर्म से काम चलेगा, पोलर फॉर्म से। पोलर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इसका पोलर फॉर्म जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट इसका क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसका रियल पार्ट क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, और एंगल tan इनवर्स रियल पार्ट क्या है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाई रियल पार्ट क्या है 1। तो अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 2, और एंगल कितना होगा tan इनवर्स 1। और तुम्हें बता दूं कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री। ये देखो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे वो 45 डिग्री आती है। तो देखो इसका जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है वो अंडर रूट 2 एंगल 45 डिग्री। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी सर इसकी जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा वो अंडर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 4 प्लस 8, तो अंडर रूट 8। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है सर 2, रियल पार्ट कितना है सर 2,
और ये भी आपका 2/2 1 हो जाएगा, ये भी आपके tan इनवर्स 1 है, तो इसका मतलब √8 और एंगल कितना है 45 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है Z1 माइनस Z2, तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। सर Z1 की वैल्यू है √2 और इसकी वैल्यू है √8, इसकी एंग वैल्यू है 45 और इसकी वैल्यू है 45। और आपने अभी भी बताया था कि एंगल इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2/√8 हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी 45 माइनस 45 दैट मीन्स 0। तो जो वैल्यू आएगी वो 2/√2 होगी और एंगल जो होगा वो कितना होगा 0। तो Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ये प्रॉपर्टीज आपने यूज की और आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो यूनिट नंबर 2 में रोगे, फंस जाओगे। यही गलती करते हो, ये सब चीजें अगर नहीं पता होती है उस समय तो दिक्कत में आते हो। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स आपको आती ही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आना चाहिए, प्रॉपर्टीज है, कुछ और है नहीं। तुम देखो मैंने क्या यूज किया, प्रॉपर्टीज तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। अब तुम कहोगे कि ये सब चीजें ये 1+i आएगा कैसे, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो यूनिट नंबर 2 में ऑटोमेटिकली ऐसा आएगा कि ये तुमको दिखाई देगा। यूनिट नंबर 2 में तुमको ऐसे कुछ दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट समथिंग इमेजिनरी पार्ट। और जब वो चीजें आपको वहां दिख जाएंगी तो तुमको तुरंत कहाँ जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि अब उसको सॉल्व कैसे करोगे। उसको सॉल्व करने के लिए तो रूल और प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, इसीलिए आपको ये आना चाहिए। और उसके बाद यूनिट नंबर 2 इज वेरी इजी। अगर ये सारी चीजें आती तो यूनिट नंबर 2 इज वेरी इजी। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यूनिट नंबर 2। इज इट ओके? टाटा बाय बाय, गुड नाइट।